स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्स्ट में। आज हम लोग बात करेंगे रिक्यूपरेटर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि एनर्जी का डिमांड जो है बहुत हाई है और प्रॉब्लम है कि उसका दाम भागते जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ उल्टा चल रहा है। मतलब जनरली क्या होता है, जब डिमांड बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ता है तो दाम घटता है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है, सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दाम कम नहीं हो रहा, दाम भागता जा रहा है। और जो वेस्ट हीट है किसी भी प्रोसेस का, किसी भी इकोसिस्टम का, वो प्लैनेट के लिए भी हार्मफुल है। लेकिन चलिए मान लीजिए प्लैनेट से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सबको पॉकेट से तो लेना देना है और पॉकेट पे असर पड़ रहा है। तो बात सीरियस है। और हम लोग के जो पूरी दुनिया देखिए, कोई भी आप कंट्री देखिए, कोई भी लोकेशन देखिए, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो हाउसिंग हो, कुछ भी देखिए, वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट हीट है, बहुत सारा। तो अगर ये सारे वेस्ट हीट को अगर हम लोग रिकवर कर लेते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ सुधारा जा सकता है। जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं, या बिजली का बिल। ये तीनों चीज़ में आपको कंट्रोल मिलता है। तो ये सबको इंप्रूव करना और आपका पैसा बचेगा, तो इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाइड हो जाता है। यानी कि अच्छा इतना पैसा लगाएंगे लेकिन इससे बिना बिजली बचेगा, तो लोग करते हैं। तो लॉजिक यही है। तो इसका आप साइंटिफिक लॉजिक हम पकड़ते हैं क्या है। तो लॉजिक ये है कि हीट फ्लो जो है हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होगा। और ये समझना ज़रूरी है, दुनिया में कोई चीज़ कोल्ड नहीं होता है। जिसे हम लोग कोल्ड कहते हैं उसका मतलब होता है वहाँ लो हीट है, यानी कि हीट की मात्रा वहाँ पे काफ़ी कम है। तो वही समझ, इसलिए लो का लिमिट होता है। आप 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, उससे नीचे नहीं जाया जा सकता। तो कोल्ड वही समझिए, कोल्ड का मतलब है कि वहाँ कम है, और जिसे हम लोग हॉट कहते हैं वहाँ बहुत हॉट है। तो ये लॉजिक जो है यूनिवर्स का, वो है कि भैया हॉट से एनर्जी निकलेगी, वो कोल्ड की तरफ जाएगी। कैसे जाती है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि काफ़ी लोग पूछेंगे सूरज से हमारे पास गर्मी कैसे आती है। सूरज से गर्मी नहीं आ रही है, सूरज से फोटॉन्स आ रहे हैं। वो फोटॉन्स में एनर्जी है, वो एनर्जी डंप करता है एटम्स में, एटम्स वाइब्रेट करते हैं और देखते देखते गर्मी बढ़ जाती है। तो एनर्जी हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा। जैसे अगर आप एक गर्म चाय रखते हैं तो वो हॉट है, एटमॉस्फेयर क्या है उसके कंपेयर में ठंडा, वो गर्मी बाहर जा रहा है। इसका उल्टा भी होगा कि आप बर्फ़ रख देते हैं और बर्फ़ क्यों पिघलता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का गर्मी उसमें घुस जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमेशा गर्मी ही ठंडे की तरफ जाएगा। मतलब यही समझिए ये एनर्जी है, ये है वॉइड ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ एनर्जी नहीं है। तो हम लोग जो एसी चलाते हैं वो करता क्या है, वो अंदर का गर्मी खींच के बाहर फेंक देता है। ये पूरा ट्रिक उसी का है कि वो गर्मी खींच पाता है और बाहर डाल पाता है। और बाहर डालने में ये समझिए रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा कर रहा है, यानी कि बाहर ज़्यादा हो तो भी वो डाल पाता है। इसीलिए हम लोग फेस चेंज कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए इंजीनियरिंग में अगर आप एसी को पढ़ना चाहेंगे, उसे हीट पंप कहा जाता है, क्योंकि बोला ठंडा कुछ नहीं होता है। तो हिसाब ये है कि ये जो सिस्टम है कि जो गर्मी जाएगा दोनों तरफ होता है। ये बोल रहे हैं कि अगर आप बर्फ रख देते हैं, ऐसा नहीं कि उस पे कोई गर्मी नहीं, उस पे ढाबा बोलेगा, उस पे भी ढाबा बोल दिया जाएगा। आप गर्म और बहुत गर्म के बीच में करेंगे, उसमें भी वही होगा। जैसे मान लीजिए बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, आपका रूम के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अंतर 20 डिग्री का है। तो वो 20 डिग्री को बराबर करने के लिए कुदरत पूरा जोर लगाएगा। और ये कितना एनर्जी इधर से उधर जा रहा है, ये सारा चीज़ आता है डेल्टा वी से, डेल्टा सी से, कि कितना टेम्परेचर डेल्टा है गर्म और ठंडे के बीच में। यानी कि अगर आपका अंदर जो एसी चल रहा है वो 18 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है, और बाहर मान लीजिए 55 डिग्री चल रहा है, बहुत जान निकल रहा होगा आपका एयर कंडीशन का। तो हिसाब वही रहता है। और हर फ्यूल मतलब जो अगर आप बढ़ा पाते हैं इसको, यानी कि मान लिया आपने पेट्रोल लिया, डीजल लिया, जेट फ्यूल लिया, जो भी लेना आपने लिया, कोल लिया लिया और उसको जलाते हैं। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए, और आप उसे जलाते हैं, तो जो मतलब जो कंबस्शन में जो टेम्परेचर है वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आप काम कर पाएंगे। इसीलिए टेम्परेचर जब भी हम लोग कुछ इंजन से काम कराना चाहते हैं तो चाहते हैं वो गर्म हो। जैसे जेट इंजन में भी आप लोग देखिए, लोग मेहनत करते हैं कि भैया फ्लेम टेम्परेचर बम बम हो, रॉकेट में क्या हो, गर्म हो। हर जगह जितना भी चीज़ हम लोग करते हैं, जैसे कोल फर्नेस में हवा को गर्म करते हैं, ताकि जितना ज़्यादा हम लोग मतलब टेम्परेचर डेल्टा, यानी कि एटमॉस्फेयर 50 जा रहा है, हम 500 कर रहे हैं, तो 450 का डेल्टा आ रहा है आपके पास, उससे आप बहुत काम निकाल पाएंगे। तो सारा लॉजिक इसी बात पे आता है कि ईंधन से, कोई भी फ्यूल से कितना यूजफुल वर्क निकाल सकते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना डेल्टा है। यानी कि अगर मान लीजिए 50 डिग्री है वर्सेस 40 डिग्री, ज़्यादा काम नहीं होने वाला, क्योंकि डेल्टा 10 डिग्री का है। वहीं 50 डिग्री वर्सेस 0 डिग्री बहुत काम होगा, क्योंकि डेल्टा ज़्यादा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हॉट और कोल्ड के बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी फ्लो होगा और उतना ज़्यादा आप उससे काम कर पाएंगे। ये इंजन के लिए होता है, और बाकी सब चीज़ पे भी यही लॉजिक लगता है। और
इसका सरफे लॉजिक क्या है, मतलब कि किस स्पीड से एनर्जी जाएगा इधर से उधर, वो डिपेंड करता है लार्ज सरफेस एरिया। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको स्टीम पावर प्लांट से आप निकल रहे हो, स्टीम है उसको ठंडा करना चाहते हैं, आपके पास एक कूलिंग वाटर सर्किट है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो एनर्जी निकाल लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, उसका कोल्ड जो है हम संभाल लेंगे। लेकिन हॉट उसमें डंप कैसे कर पाएगा एनर्जी, उसको चाहिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया। तो इस तरह के जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूब एंड शेल हीट एक्सचेंजर, देखिए कि ट्यूब्स में स्टीम बहाया जाता है और इसको एक शेल में पानी इसके ऊपर फवारा से डाला जाता है, तब जाके, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ लिमिटिंग फैक्टर होता है कि आपके पास बहुत गर्मी है लेकिन बहुत छोटे पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डंप नहीं कर पाए। इसीलिए देखिए आपके कंप्यूटर सब में जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर हीट सिंक क्यों लगाते हैं, गर्म तो वो ज़्यादा नहीं होता, बात है कि उतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि डंप नहीं कर पाता। सरफेस एरिया ये जो देख रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया, वो इतना नहीं कि वो गर्मी निकल पाए, तो हम लोग उसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं, गर्मी को ज़्यादा एरिया देते हैं ताकि वो रूम में चला जाए, रूम में ही उसको गर्मी डालना है, वो ऐसे भी डालेगा वैसे भी डालेगा, बस अंतर ये होता है कि अगर आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो वो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर घट जाता है। सारा लॉजिक है सरफेस एरिया का, और हम लोग टेम्परेचर डेल्टा जितना ज़्यादा रख सकेंगे उतना फायदेमंद होगा। तो लॉजिक यही है, कोर प्रिंसिपल पे कि हीट हमेशा कोल्ड की तरफ जाएगा और जाने का स्पीड सरफेस एरिया डिफाइन करता है। अब बात करते हैं एयर हैंडलिंग में। जैसे कि आप कोई भी बिल्डिंग के बारे में देखते होंगे तो आपको ये समझना कि लोग जो है हीटिंग एलिमेंट तो हैं ही। जैसे आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, घोड़ा गधा बेच के सो भी रहे हैं, तो आराम से 100 वाट का हीटिंग एलिमेंट हम लोग हैं। तो मान लीजिए अगर एक बड़ा सा हॉस्टल आप बना रहे हो, उसमें 100 बच्चे हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा कि सही 100 बच्चे हैं तो 100 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, उतना हीट निकल रहा है वहाँ से। तो एयर कंडीशन के पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उतना हीट बर्दाश्त कर सके। तो ये तो हो गया आपका थर्मल साइड, लेकिन एक दूसरा साइड होता है जिसे हम लोग कहते हैं गैस, यानी कि CO2। इंसानी बॉडी बहुत लो ऑक्सीजन को संभाल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं समझ सकता। मतलब समझिए कि हमारा बॉडी बना है कार्बन डाइऑक्साइड से चिल्लाने के लिए, ना कि ऑक्सीजन की कमी पे चिल्लाने के लिए। वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, हम लोग खतरे में पहुंच जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए अब हम लोगों को समझा कि पहले जब हम लोग बिल्डिंग में ये डालते थे HVAC, यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट्स जो डाले जाते थे, वो हवा ठूंसता था और बाहर निकल जाता था, क्योंकि बिल्डिंग बहुत लीकी होती थी शुरू में। लेकिन हम लोग एसी का बिल घटाने के लिए बिल्डिंग को पूरा सील करने लगे। प्रॉब्लम है कि अब हम लोग उस जगह पे आ रहे हैं कि भैया आप एक ऑफिस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हवा रिसर्कुलेट नहीं करे तो लोग बेहोश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि CO2 पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और CO2 को ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, वो खतरनाक होने लगा। आप ड्रीजी और ड्राउनी, मतलब कि थोड़ा सा ढीला फील करने लगिएगा बहुत लो CO2 पे, मतलब अराउंड 5 से 7% पे आपका बॉडी को लगता है कि कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो थ्रॉटल करने लगता है अपने आप को, भैया कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है। 11-12 पे तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने लोग हैं, जैसे आपने एक ऑफिस बना दिया, उसमें लोग हैं, 100 लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपने सबका हीट का व्यवस्था कर लिया कि हाँ भाई इतना लोग हैं, इतना कंप्यूटर है, इतना लोड बन रहा है, उसका 20% हमने एक्स्ट्रा रख लिया, इसको कूल कर रहे हैं। सर CO2 का क्या कर रहे हो आप? और वहीं पे दिक्कत आता है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि भैया हवा सर्कुलेशन चाहिए, यानी कि फ्रेश हवा बाहर से डालना पड़ेगा, नहीं तो ये सब जो बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, जिसको सील कर रहे हैं, ये आदमी को ऊपर भेज देगा। तो हम लोग को चाहिए कि एयर सर्कुलेशन चाहिए, फ्रेश एयर सर्कुलेशन चाहिए, तभी जाके हम लोग फंक्शनल रह पाएंगे। नहीं तो नींद आना तो मतलब आपको लगेगा कई बार ऑफिस में कि यार ज़रूरत से ज़्यादा नींद क्यों आता है ऑफिस में। थोड़ा सा कारण ये भी होता है कि CO2 वहाँ पे ज़्यादा होता है, और बहुत जगह पे विदेश सब में ये लॉ बनने लगा कि भैया CO2 मॉनिटरिंग लगाइए, तो सीरियस खतरा हो गया है CO2 का। तो ये सीरियस है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने ऑफिस का बिल्डिंग सील किया था, क्यों किया था? ताकि अंदर का जो हवा है उसे कंडीशन कर सके, एयर कंडीशन कर सके। आपने कर दिया, प्रॉब्लम क्या है? आपको बाहर से हवा लेना है, वो कंडीशन्ड नहीं है। तब दिक्कत बन जाता है कि कैसे काम चलाएँ। अगर आप बाहर से हवा सीधे डाल देते हैं कि भैया ठीक है, मतलब हम एक फ़ैन लगाते हैं जो बाहर से हवा डाल देता है अंदर, एसी का धुआँ निकल जाएगा, उसकी वाट लग जाएगी, एसी पे वो एक्स्ट्रा लोड बन जाएगा HVAC पे, तो काम नहीं किया जा सकता। तो यहीं पे सॉल्यूशन किसी को आया कि हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सचेंज। यानी कि जो आपका हवा आ रहा है, वो जैसे मान लीजिए आप इंडिया का सिचुएशन लेते हैं, बाहर कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस है, अंदर कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सब चीज़ बढ़िया है। तो जो 20 डिग्री सेल्सियस आप बाहर निकालोगे, क्योंकि बिल्डिंग सील है, 20 डिग्री सेल्सियस आप बाहर निकालोगे और बाहर जो गर्मी है, गर्म हवा आने वाला है, वो 50 डिग्री है। तो क्यों ना दोनों की शादी करा दी जाए। फिजिकली मिक्स नहीं करना है, दोनों का बस थर्मल एक्सचेंज करना है कि भैया आप जो हवा आ रहा है गरम गरम बम बम गरम है 50 डिग्री सेल्सियस का, उसको एक एक्सचेंजर से गुजारो, ठीक है, ये अंदर जाएगा। और जो एग्जॉस्ट कर रहे हो आप बिल्डिंग से, उसको आप एक्सचेंजर डालो। तो एग्जॉस्ट में हो क्या रहा है, जो बाहर की गर्मी है वो 50 डिग्री सेल्सियस, वो ठंडा हवा में देख रहा है कि भैया वहाँ लोअर पोटेंशियल है, वो वहाँ एनर्जी डंप करेगा। कॉन्सिक्वेंस, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हवा प्री कूल हो जाता है, यानी कि बिल्डिंग में घुसने से पहले वो 50 डिग्री का आ रहा था, वो बिल्डिंग में जाते जाते तक आराम से वो समझ लीजिए 30 डिग्री हो गया। तब आपके एयर कंडीशन को सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा वी कम करना है, वो संभाल लेगा।
यही, और ये हीटिंग में भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप ठंडा पड़ रहा है, गंदा वाला ठंडा, जो कि हम इंडिया में नहीं पड़ता है। वो आप मान लो अलास्का वाला गंदा वाला ठंडा पड़ रहा है, आपने बिल्डिंग सील किया हुआ, बिल्डिंग अंदर गर्म है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस है, अंदर आपने 20 डिग्री सेल्सियस रखा है, 40 डिग्री का डेल्टा है। तो अब आप क्या करोगे, जब आपका जो गर्म हवा निकल रहा है, जो अंदर से आप एग्जॉस्ट कर रहे हो क्योंकि उसमें CO2 बढ़ गया है, वो आप डालोगे हीट एक्सचेंजर में। बाहर का ठंडा हवा जो आपका पंप खींच रहा है, मतलब कि जो फैंस हैं, वो डालेंगे। वहाँ हीट क्या बोलेगा, अरे भैया यहाँ ठंडा जगह है, इस पे कूद जाओ, कूद गया। तो जो एग्जॉस्ट निकला था उसका टेम्परेचर घट गया, और जो इनटेक था वो प्री वार्म हो गया। अब उसका टेम्परेचर आराम से हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। तो उसको सिर्फ आपका एयर कंडीशन यूनिट को सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाना होगा, लोड कम पड़ेगा। तो सारा लॉजिक यही होता है कि जो आप लोग देखते हो ना कि हम लोग बिल्डिंग घर में भी देखें कि AC लगा देते हैं, पूरा ठंडा करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं भक से मतलब यूजलेस हो जाता है। तो कैसे करें कि भैया हम लोग को सफोकेशन ना हो? तो उसके लिए ये सब छोटे-छोटे यूनिट यूरोप सब में आना शुरू हो गया, कुछ साल के अंदर इंडिया में भी आ जाएँगे। ये रहता है कि आपका हीट एक्सचेंजर ऐसा बनाया हुआ है कि वो बाहर का हवा और अंदर का हवा दोनों को मिक्स करेगा। तो बोले AC तो पूरा लीक करना है ना, वो सीधा कहता है बाहर जो गर्मी ऑब्वियसली थोड़ा-सा करेगा, एकदम ज़ीरो तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कर देता है कि जैसे मान लीजिए आपका अंदर का जो ठंडक है, यानी कि जो लो पोटेंशियल है, वो मेंटेन रहेगा, और जो एग्जॉस्ट मतलब समझिए वो कर रहा है, उसका जो लो पोटेंशियल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इनकमिंग एयर में, तो इनकमिंग एयर ठंडा हो जाएगा। तो हम AC चला के भी ये कर सकते हैं। ये हीट में ज़्यादा बेटर काम करता है। तो ठंडे के मौसम में ये बहुत अच्छा रहेगा कि बाहर का फ्रेश हवा भी आ रहा है और आपका रूम वो सफोकेशन वाला नहीं हो रहा है। तो पूरा लॉजिक वही है कि आप प्री हीट कर दो ठंडे में इनकमिंग एयर को, और प्री कूल कर दो समर के टाइम में। तो ऐसे करके आप बिजली भी बचाते हो, लोगों को सफोकेशन से भी बचाते हो, और इससे आपका मतलब भला होता है। लोग भी हेल्दी रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, पैसा बनता है, सब खुश रहते हैं इससे। एनर्जी भी बचता है, CO2 टॉक्सिसिटी बचती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्टल्स के लिए, होटल्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ा खतरनाक बात है कि इंडियन हॉस्पिटल्स में भी ये नहीं है अभी तक, लेकिन कुछ दिन के अंदर लॉ लग जाएगा CO2 टॉक्सिसिटी मॉनिटर करने का। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे अमेज़न पे अब आपको CO2 मॉनिटरिंग क्यों किट दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है कि भैया लोग हर समय नींदें क्यों आता रहता है। हो सकता है, गारंटीड नहीं है, लेकिन अच्छा चांसेस हो सकता है कि आप उस जगह पे हैं जहाँ पे CO2 पॉइज़निंग हो रही है, मतलब टॉक्सिसिटी उसकी थोड़ी बढ़ गई है। तो लेकिन आपको ये समझना होगा, ये तभी तक काम करता है जब तक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं होता। यानी कि मान लीजिए आपका जो एग्ज़ॉस्ट है वो मतलब जो इनटेक है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, आप जो बाहर डाल रहे हो वो 20 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ैक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यानी कि जो आ रहा है वो उतना ही मतलब ठंडा होगा जितना आपका बाहर भेजने वाला ठंडा कर पाएगा उसको। वो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम पूरा ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि एक्टिव सिस्टम नहीं है, ये पैसिवली एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है। तो समझिए इसीलिए बोलते हैं कि वो 20 डिग्री जो आ रहा है वो थोड़ा-सा ही कूल कर पाएगा। लेकिन हाँ, पहले से तो बहुत बेटर है। 18 किलोवाट 20 किलोवाट का एनर्जी जो वेस्ट हो रहा था, उसके जगह पे आप समझिए सिर्फ 3-4 किलोवाट वेस्ट कर रहे हो। तो उस मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन मत कंपेयर कीजिए कि ओह! आया तो पूरा हो जाएगा। इसीलिए बोला जैसे ये जो वेंटिलेशन यूनिट लगाया जा रहा है यूरोप सब में, वो बहुत अच्छा एनर्जी बचा लेता है। उनके लिए ठंडा बहुत सीरियस समस्या है। तो उनका ये है कि हम जो हीटिंग एलिमेंट पे खर्च कर रहे हैं, वो पूरा बाहर नहीं निकाल दे रहा, लेकिन काफ़ी निकल ही जा रहा है। तो एफिशिएंसी जो होती है इसकी बहुत कम होती है, क्योंकि बोल रहे हैं टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है ए ढप्पा, ऐसा कभी नहीं होता टेम्परेचर में। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जैसे मान लीजिए 50 है या 20 है, ये ऐसा नहीं हो जाएगा। ये हमेशा ऐसा होगा, बैलेंस, इक्विलिब्रियम। ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये इक्विलिब्रियम तक आता है, कभी भी उल्टा नहीं जाएगा कि ओह! इसका मैंने ट्रांसफार्मर कर दिया। एक्टिव करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। इसी जो कि बहुत बड़े-बड़े यूनिट्स में किया जाता है। जैसे कोई बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें है कि भैया मेरे को फ्रेश एयर चाहिए, हमको मिक्स करना ही नहीं है आउटडोर एयर को, और हम चाहते हैं कि ये वाला काम भी बहुत बढ़िया से हो, लेकिन बिजली का बिल है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप लगा दोगे भैया, AC लगा दोगे आप वहाँ पे, और उसको जैसे हम मेरा ये करंटली AC चल रहा है जो हीट एंड कूल कर सकते हैं, तो ठंडे में वो कर देगा, हीटिंग करने लगेगा, और ये गर्मी में कूलिंग करने लगेगा। वो समझिए तो, और वो बहुत एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जितना भी आपका एयर कंडीशनर होता है उससे COP काफ़ी कम आता है, गर्मी में खास तौर पे, इंडिया में खास तौर पे। लेकिन अगर आप उसे इस इकोसिस्टम में चला रहे हो, तो बोला ना उसको जो डंप करना है एनर्जी, वो बहुत अच्छी जगह से मिल रहा है, वो बहुत अच्छा COP देगा। तो वही समझिए CO2 टॉक्सिसिटी बचता है, एनर्जी बचता है, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक ये काम करता है पैसिवली, मतलब आप सिर्फ फैंस का तिगड़म कर रहे हो, ज़्यादा कुछ हूहा नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्टिव एयर कंडीशनिंग यूनिट लगा के करते हो, या मतलब हीट पंप लगा देते हो, तब तो बहुत बढ़िया करेगा। और स्मॉल यूनिट घर के लिए अब आना शुरू हो गया है मार्केट में, कुछ साल के अंदर इंडिया में भी आ जाएगा। तो ये हुआ एयर हैंडलिंग वाला। वही समझिए कि मतलब दोनों हवा का मतलब जो गर्मी है, दोनों को इक्विलिब्रियम कर दे रहे हैं कि भैया बाहर वाला बहुत गर्म मत रहो, और अगर अंदर वाला है मतलब बाहर ठंडा बहुत आ रहा है, तो भैया बहुत ठंडा मत रहो, इक्विलिब्रियम कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं? या ऐसे इक्विलिब्रियम कर दे रहे हैं आप।
अब बात करते हैं जेट इंजन का। तो जेट इंजन में ये समझिए कि फ्यूल जो आप इस्तेमाल करते क्या है उस फ्यूल का? मतलब कि आप कोई भी ईंधन लीजिए, कुछ भी लीजिए, करते क्या हो इसका? गर्मी पैदा करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। घूम फिर के फ्यूल से क्या हो रहा है? गर्मी आप पैदा कर रहे हो। तो आप जितना गर्म पैदा कर पाओगे, उतना कम फ्यूल लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लीटर फ्यूल से 400 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो और आपका मान लीजिए जो इनकमिंग एयर है वो 50 है, ठीक है? तो आपको डेल्टा वी मिल रहा है 350 का। लेकिन आप मान लीजिए इनकमिंग एयर ही का ही टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो आपको फ्यूल कितना लगेगा टेम्परेचर पर? 400 मान लीजिए आपको चाहिए काम करने के लिए, तो वो मेंटेन करने के लिए 400 आपको ऑब्वियसली आप ओवर वेस्ट नहीं करना चाहोगे, तो 400 ही चाहिए आपको। आपने इनकमिंग का ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आप काफ़ी कम फ्यूल में काफ़ी ज़्यादा काम कर पाओगे। तो उससे क्या होगा? उससे होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या होगा? पॉकेट भारी, पॉकेट से सबको इंटरेस्टेड है। तो लॉजिक यही है कि हवा जो आ रहा है, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस है और उसे अगर हम प्री हीट कर देते हैं, तो हमारा भला होगा। तो यही काम है जेट इंजन में करने का, जिसे हम लोग कहते हैं रिकुपरेटर जेट इंजन में। लेकिन समस्या ये है कि प्लेन सब जो है वेट सेंसिटिव होता है, यानी कि जेट इंजन को बहुत पावर बनाना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा प्लेन को उठाया रहता है। तो बहुत वजन के लिए वो सेंसिटिव रहता है, तो उतना ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पे आप एक हीट रिकवरी डिवाइस लगा दो। लेकिन अगर आप ज़मीन पे जेट इंजन इस्तेमाल करें तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि M1 एब्राहम टैंक्स जो अमेरिका का फ्लैगशिप टैंक है, उसमें ये जेट इंजन लगाया, जो आप लोग सुनते हैं ना हेलीकॉप्टर का टैंक लगा, मतलब ये हेलीकॉप्टर का जेट इंजन लगाया गया, वो ये सेक्शन है जेट इंजन सेक्शन। लेकिन बात था कि ये लगाने में इनको दिक्कत हुआ कि अगर जेट इंजन सही में लगा देता, पहली बात तेल तो तुरंत खत्म हो जाएगा, दूसरा बात है कि इसका एग्जॉस्ट इतना गर्म रहेगा कि कोई भी हीट सीकिंग मिसाइल दूर से ढप्पा मार देगा। अरे भैया लॉन्च कर दो हवा में, वो अपने आप खोज लेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं जेट इंजन जमीन पर चलेगा बहुत ब्राइट दिखेगा। तो हिसाब बना कि इसके इर्द गिर्द रिक्यूपरेटर लगा, यानी कि वो जो जेट इंजन है एयर इनटेक ले रहा है, एयर इनटेक को कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस्ड हवा को आप डाल रहे हो रिक्यूपरेटर में, रिक्यूपरेटर में जो आपका जेट का वेस्ट हीट है वो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्रेस्ड हवा है, कंप्रेस्ड हवा में क्या होता है? डेंसिटी, यानी कि वो काफ़ी एब्जॉर्ब कर पाता है। जो एग्जॉस्ट है उसमें क्या है? बहुत हाई एनर्जी वो डंप कर लेता है। तो आपको समझिए एग्जॉस्ट 600 डिग्री का सेल्सियस है, वो आराम से 300 तक उतर जाता है, और जो इनकमिंग एयर है उसका टेम्परेचर आराम से 100 से 200 तक बढ़ा देते हैं। अब उसमें कम ईंधन पे ज़्यादा डेल्टा वी मिलता है, तब जाके माइलेज थोड़ा सा अच्छा होता है। अभी भी बहुत खाता है, लेकिन जब आप फुल स्पीड पे चलाते हैं M1 टैंक को, मतलब कि M1 टैंक किसी को चेस कर रहा है कि भैया हम हैं, हमको भगाना है इसको या इसके जाके ढप्पा मारना है, उस मामले में M1 जेन्युइनली बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जाके ढप्पा मार के आ जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। स्लो स्पीड पे पिट जाता है, लेकिन फुल स्पीड पे जेट इंजन बोलता है भाई अब हमारा टाइम आ गया। स्लो स्पीड पे इसको सब कोई धो देते हैं, हाई स्पीड पे इंजन बोलता है हाँ बेटा बड़ा उछल रहे थे, थोड़ा 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 भागो ना तुम, थोड़ा भागो। चाहे लेपर्ड से कंपेयर कीजिए, किसी से कंपेयर कीजिए, इसीलिए जेट इंजन डाला गया था। और जब से रिक्यूपरेटर का ऑब्वियसली 2 कंपनी में मेहनत कराया गया था, रिक्यूपरेटर एक अच्छा से बना नहीं पाए, दूसरी वाले लोग मेहनत किए और इस पे अभी भी मेहनत चल रहा है कि इसको और एफिशिएंट कर सकें। तो ये हो गया। फिर अभी ये कंपनी है, छोटी सी स्टार्टअप है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सेस्ना हो गया ना आपका सस्ते एयरक्राफ्ट, जैसे स्मॉल चार्टर एयरक्राफ्ट समझ लिए, हल्के हल्के बजट वाले एयरक्राफ्ट, उस सब में जेट इंजन आते नहीं क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है। तो बात है कि इन्होंने ट्राई कर रहे हैं छोटा जेट इंजन बनाना, लेकिन बात है छोटा इंजन में उतना मतलब फ्यूल कंजम्पशन बाहर नहीं लगता है, तो इसमें रिक्यूपरेटर डाल रहे हैं ताकि ये छोटा इंजन छोटा माइलेज दे, मतलब छोटा माइलेज की जगह बड़ा माइलेज देने लगे। तो काफ़ी कोशिश की जा रही है कि मतलब हवा में डाल सकें। ये कंपनी है जो मतलब अभी सेल कर रही है कि हम जेट इंजन बनाते हैं, ये आप ईवी में चार्जिंग यूनिट के तौर पे कर सकते हो, क्योंकि जेट इंजन का सबसे बड़ा फ़ायदा छोटा बहुत होता है। जैसे कि ये जितना साइज़ का है, ये 35 किलोवाट आवर का यूनिट 35 किलोवाट प्रोड्यूस कर सकता है। 35 किलोवाट का कोई भी इंटरनल कंबस्शन इंजन इससे दुगना बड़ा होगा, तो साइज़ का बेनिफिट रहता है। तो वही समझिए जेट इंजन में इसका काफ़ी यूज़ है। मैं बोले एब्राहम टैंक्स इसी कारण से टिका हुआ है कि रिक्यूपरेटर उसका वेस्ट हीट को कम कर देता है ताकि वो हीट सीकिंग मिसाइल दूर से ढप्पा ना मार सके, और उसका माइलेज बढ़ा देता है। और जैसे ही स्पीड पकड़ते हैं, जहाँ गियर लग गया स्पीड पकड़ गया, जैसे जो इराक के टाइम में हुआ था, खासतौर पर कुवैत से जब ढप्पा मार रहे थे, तो स्पीड जब पकड़ लिया तब भैया इससे दूर रह जाओ, तब इससे दूर हो जाओ। उससे पहले तक सब हंसेंगे आपका माइलेज नहीं है, माइलेज नहीं है। जहाँ ये स्पीड पकड़ा सर खत्म खत्म सर, आप तो कहीं जाने वाले थे, अरे ऊपर ही चले जाओ, कहाँ जा रहे हो। तो वही वाला बात है, वो जेट इंजन का नॉर्मल खासियत है कि जहाँ स्पीड पकड़ा जेट इंजन, जहाँ उसे हवा मिलने लगा, जेट इंजन बोलता आओ बेटा आओ, दिखाते हैं माइलेज। तो जेट इंजन वाला लॉजिक ही हो गया। तो हम लोग बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। ये बता रहे हैं, ये जैसे डेल्टा मोटर स्पोर्ट्स करके एक कंपनी, ये भी बहुत छोटे यूनिट पे काम कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों? दाम भाग रहा है तेल का,
और हम लोग एनर्जी का दाम देखें, ईयर ओवर ईयर भागते जा रहा है। जैसे रिक्यूपरेटर एयर कंडीशनिंग में लगाना ज़रूरी होता जाएगा, कुछ दिन में लॉ भी बन जाएगा, इंडिया में भी बन ही जाएगा। और आप चाहोगे भी कि अगर आप ऑफिस चला रहे हो और मान लीजिए आपका अपोनेंट है, वो नहीं कर रहा, आप चाहोगे कि आपके ऑफिस में CO2 एकदम कम रहे। क्यों? लोग प्रोडक्टिव रहेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप वो करोगे, डायरेक्ट हवा बाहर से डालने लगोगे, आप पे AC बोलेगा सर हो गया, हमसे ना हो पावे। वहाँ पे अगर आप रिक्यूपरेटर डाल देते तो आपका बिल कम आएगा और CO2 भी अच्छा रहेगा। तो समझ रहे हो, उसकी ज़रूरत बढ़ते जा रही है। और जहाँ पे फ्यूल्स के बारे में बात करें, जैसे बोले कि अगर आप EV बनाना चाहते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उसमें अगर आप कोई जनरेटर यूनिट दे दो जो छोटा है और काफ़ी एफिशिएंट है, प्रैक्टिकल बन जाता है। तो ये सब उसमें काम किया जा रहा है। ये एक कंपनी कोशिश कर रही है जेट इंजन में, मतलब ज़्यादा हाई डेंसिटी का रिक्यूपरेटर बनाने का, क्योंकि मेन समझिए ऐसा नहीं कि जेट इंजन में रिक्यूपरेटर नहीं आते, प्लेन में डाल नहीं पाते, उसका वजन ज़्यादा होता है। तो काफ़ी लोग उस पे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करें। एचवैक यूनिट में समझिए बहुत बड़ा पावर ड्रॉ होता है, पूरे प्लैनेट का देखिए कहाँ पे बहुत बिजली जा रही है, इंडस्ट्री को हटाइएगा, एचवैक सबसे बड़ा सेक्टर बन जाता है। किसी चीज़ को ठंडा करना या गर्म करना, अगर ठंडा या गर्म करने वाला काम को हम लोग इफिशिएंट कर देते हैं, फ़ायदा होगा। और थोड़ा-सा भी गेन होता है। मान लीजिए कि आपका सिर्फ 5% एयर कंडीशनिंग का बिल बचता है या 20% ही बचता है, बोलेंगे उतना बड़ा बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। अगर पूरा देश सुधरता है 10-15% से, ज़मीन-आसमान का अंतर आ जाएगा बिजली में। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस पे सब लोग टूट पड़े हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जितने भी नए ब्रांड्स हैं, जितने भी पुराने पूरा यूनिट जो बेचते हैं, वो सब अब दे रहे हैं आपको रिक्यूपरेटर वाला। और यही समझिए कि माइक्रो जेट्स जो इंजन्स हो गए, यानी कि जो जेट इंजन मेगावाट से नीचे का बात कर रहा है, वो सब में भी लोग पावर बढ़ाने के लिए ये रिक्यूपरेटर हो गया आपका इसका HVAC का, ये हो गया आपका माइक्रो जेट इंजन का, ये एक जेट इंजन पे जो डायरेक्ट ट्राई किया जा रहा है कि जेट इंजन के एग्जॉस्ट से डायरेक्ट गर्मी निकाल सके। बोल रहे हैं ईवी में भी काफ़ी लोग कूद रहे हैं। एक इंडियन कंपनी भी इस पे काम कर रही है, अभी मैं उनसे इनडायरेक्टली टच में हूँ, उनसे जब डिटेल मिल जाएगा तो उन पे भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो बात वही समझिए कि सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी सटल है, कोई नई बात नहीं है, कोई इसका ऐसा अननोन नहीं है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव है, खासतौर पे मेटलर्जी में, यानी कि अब बहुत थिन मेटल आप आराम से ले सकते हैं। बहुत थिन मेटल को लेज़र वेल्डिंग करना बहुत आसानी से हो गया। चाहे तो पूरा 3D प्रिंट कर सकते हैं मेटल स्ट्रक्चर, जिसमें आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्लो पाथ हो ताकि प्रेशर ड्रॉप कम हो, ये सब पॉसिबल हो गया है। तो अब लोग दोबारा इस टेक्नोलॉजी पे बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमें पहले से पता था, बस बात था कि अरे भैया उतना हल्का नहीं बना पाएंगे जंबो जेट पे डाल सकें। लेकिन अब शायद हो रहा है कि लोग देख रहे हैं कि यार मे बी वी कैन डू इट, क्योंकि 10% अगर वो भी बढ़ा देते हैं, बहुत बहुत असर पड़ जाएगा। तो वही समझिए, और ये एक अच्छा टूल किट है जो हमारी इफिशिएंसी बढ़ाता है। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे घर में रहूँ कि पूरा सब चीज़ सील कर दिया, AC बहुत कम बिल खा रहा है, लेकिन भैया मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि भैया CO2 पॉइजनिंग हो रही है। तो समझने वाली बात है। तो ये एक अच्छा औज़ार है जो हमें इफिशिएंसी बेटर करके देता है। मतलब कोई नया मैजिकल चीज़ नहीं, बस बेटर औज़ार है। पहले आप इतना तेल खा रहे थे, अब थोड़ा कम तेल खाइए। हाँ, लेकिन ये इंटरनल कंबस्चन इंजन में नहीं काम करता, क्योंकि इंटरनल कंबस्चन बूम बूम करता है, तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं। तो आप देखते होंगे टर्बोचार्जर क्या करता है, हवा आता है, उसे कंप्रेस कर देता है, बहुत बढ़िया। फिर उसको किस में भेजते हैं? टर्बो कूलर में, इंटरकूलर में, भैया ठंडा हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप गर्म हवा डालने लगे, चांसेस होता है कि जैसे ही फ्यूल मिक्स होगा वो इग्नाइट कर सकता है। तो इग्निशन आप कंट्रोल करना चाहते हो, हवा नहीं कंट्रोल करने लगे, भैया इनटेक वाल्व खुला, इग्नाइट कर गया, बूम हो जाएगा इंजन। जो हुआ है तभी हम लोग को समझ में आया कि भाई टर्बो कूलर डालना पड़ता है। तो समझिए वही फ्यूचर है कि अच्छा टेक्नोलॉजी है जिस पे ये लोग काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, और देखते देखते ढप्पा मार जाएंगे। AC से लेके जेट इंजन तक में सब जगह इसका पूरा यूज़ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रिक्यूपरेटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।